हमने अपनी पिछली क्लासेस में अनुच्छेद 1 से लगा करके तो 35 तक पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 36, जिसके अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत ये आते हैं। अभी हमारा भाग 1 से 4 तक का ही रेशो चल रहा है और भाग 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये दे रखा अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक किनको लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को। नीति निर्देशक क्या करते हैं, एक कल्याणकारी और एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए जो नीति निर्देशित करते हैं वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों को संविधान की आत्मा या चेतना कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों कहा गया, उसके पीछे भी कुछ बेसिस हैं। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए किस प्रकार या एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, आवश्यक है। उसी प्रकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी उतना ही बेसिस है। कहा गया है नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, यानी एक राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन प्रणाली, राज्य प्रणाली रहती है, जो सरकार रहती है, वो बाध्य नहीं है कि इन नीति निर्देशों को लागू करे। बाध्य क्यों नहीं है, उस पर हम यदि उसके बेस पर चलें, उसके बारे में बात करें, उसकी चर्चा करें, तो यदि ये बाध्यकारी रखा जाता संविधान के अंतर्गत तो यहाँ पर स्थिति कुछ और निर्मित होती। आपने एक राज्य के अंतर्गत कोई सरकार का चयन किया, माना कि आपने कांग्रेस को चयन किया या आपने बीजेपी को चयन किया या आपने किसी अन्य पार्टी को चयन किया और उसको उसकी सरकार बनाई, बहुमत दिया उसको। बहुमत देने के बाद आपको यदि ये नियम मिल जाता कि यदि ये सरकार ये काम नहीं करती है तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, तो हर व्यक्ति हर कार्य के लिए न्यायालय के पास जाता और ये बात करता कि ये शासन प्रणाली इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, उचित न्याय की व्यवस्था कीजिए। तो पहली बात तो ये कि जो भी सरकार बनती है उस सरकार को एक सरकारी वकील रखना पड़ता, और एक नहीं ऐसे कई वकील रखने पड़ते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि भैया इस प्रकार के लोग आएंगे तो उनका केस आपको कैसे लड़ना है। अब सरकार केस लड़ने में ध्यान रहती कि विकास करने में, इसलिए इनको बाध्यकारी नहीं रखा गया, इनको स्वतंत्र रखा गया कि निर्देशक तत्व के अंतर्गत राजनीति का दायित्व है, राजनेता का दायित्व है, ये उस सरकार का दायित्व है कि वो कल्याणकारी मंगलकारी कार्य करें। आगे किस प्रकार से सरकार राज्य को किस प्रकार से अग्रसर ले जाए, आगे की ओर ले जाए, इसके लिए वो नीति बनाए, उसके लिए योजना बनाए, अच्छी योजनाओं पर अमल करें, वो उसको जितना हो सके अपनी तरफ से उसको निर्धारित करें, बाकी उसको बाध्यकारी नहीं रखा गया। तो ऐसे में एक सरकार कई प्रकार के योजनाओं को लागू करने की ओर ध्यान दे पाती है या दे पाएगी। अब ये निर्धारित उस सरकार के ऊपर करता है कि वो कितने अच्छे से काम कर सकती है। मैं देखा होगा बहुत सारी सरकार अपने कसौटी ऊपर परिपूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन कई सरकार ने वाकई में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल होता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्व पर आधारित है, उसके आधार पर यह काम करेगा। अब ये नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं। तो 36 के अंतर्गत उसकी परिभाषा को रखा गया। क्या है परिभाषा?
इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है। यानी राज्य के अंतर्गत, राज्य की उसकी परिभाषा रखिए, तो परिभाषा क्या कहती है उसकी, तो जो भाग 3 में निर्देशित है वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू होती है एक सुदृढ़ और सशक्त राज्य के लिए। तो भाग 3 हमने पहले पढ़ा था कि भाग 3 क्या कहता है, तो हम भाग 3 पर भी चलते हैं। तो भाग 3 क्या कहता है उसका थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। भाग 3 कहता है राज्य और संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो। राज्य प्रभुता संपन्न हो सकते हैं और राज्य वही कहलाएगा, एक सुदृढ़ और सशक्त राज्य वही होगा जो किसी के अधीनस्थ काम नहीं करता। जैसे कि भारत एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, तो संप्रभु यानी इसमें किसी भी विदेश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी विदेशी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सभी प्रकार के निर्णय खुद वो राज्य ले सकता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो। बाहरी के लिए वो किसी से सामंजस्य स्थापित कर सकता है, वो चाहे तो उनका निर्देशन ले सकता है, लेकिन वो खुद संप्रभु है। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं, जैसे भारत और भारत के प्रदेश, यानी भारत में भारत को भी भारत एक राज्य है, साथ ही साथ उसके प्रदेश को भी राज्य कहा गया। राज्य इसलिए कहा क्योंकि वो संप्रभु है, अपने राज्य के लिए कोई भी निर्देश, कोई भी निर्णय वो खुद ले सकते हैं। इसलिए भारत तो संप्रभु है ही, भारत के जो गणराज्य है वो भी संप्रभु राज्य के अंतर्गत आते हैं। हाँ, उनके कुछ इस प्रकार के बेसिस हैं जिनको अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया कि जब आवश्यकता होगी तब केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कौन से मामले हैं जिनको केंद्र हस्तक्षेप में ले सकता है या केंद्र उनके हस्तक्षेप कर सकता है, उनके निर्देश भी, निर्णय भी दिए गए। तो यह राज्य की परिभाषा जिसके बारे में बात की गई कि भाग 3, तो ये भाग 3 को हमने यहाँ पर निश्चित किया। अगला आता है अनुच्छेद नंबर 37। तो 37 में कहा गया इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना इसके अंतर्गत रखा गया। तो अंतर्विष्ट तत्व कौन कौन से हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो अंतर्विष्ट तत्व की यदि हम बात करें तो 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर के राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं। वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं और ना ही जनता है तो अधिकार कर्तव्य है, ना ही जनता के अधिकार है और ना ही वो कर्तव्य है। यदि ये अधिकार होते तो जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए राज्य के पास जाती, राज्य नहीं करता तो वो सरकार न्यायालय के पास जाता। न्यायालय के अंतर्गत यदि वो आते तो राज्य में बाध्यकारी हो जाता। जनता सरकार के पास जा सकती है, स्वतंत्र है अपने किसी कार्य के लिए, लेकिन उसको बाध्य नहीं कर सकती। शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकती उस चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस पर केसेस नहीं लगा सकते। तो अधिकार और न कर्तव्य मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश है जो कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभप्रद हो, अच्छे हो, ताकि जनता को उसका बेनिफिट मिले। ये कहता है अनुच्छेद नंबर 37। तो अनुच्छेद नंबर 36 के अंतर्गत अंतर्विष्ट तत्वों को रखा गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्विष्ट तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। और हमने इसलिए कोई सा भी पूछ सकते, किसी भी अनुच्छेद का पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद का नंबर और उनकी एक लाइन आप याद रखें। अंतर्विष्ट तत्व क्या होते हैं उनके लिए बात करें तो हमने अभी डिटेल पढ़ा, जो राज्य के लिए लाभप्रद होंगे वो अंतर्विष्ट उसके तत्व हैं। अनुच्छेद नंबर 38 की यदि हम बात करें तो ये कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य के ऊपर निर्धारित कर दिया गया कि राज्य जो हो सकता है, सरकार जो चाहे वो अच्छा कर सकती है, उसका मंगल कर सकती है, उस राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत योजनाएं बना सकती है। तो क्या बनाएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रखा है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या करे,
सामाजिकता बनाए रखे, उसके लिए व्यवस्था करे। आर्थिक व्यवस्था के लिए जो हो सके प्रयास करे, किस प्रकार राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। राजनीतिक न्याय और राष्ट्र जीवन की सभी आवश्यकताओं को प्रमाणित करे, यानी उनको फलीभूत करे। भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये संविधान के अंतर्गत निर्देशित कर दिया कि जो कि उसके नीति निर्देशित तत्व के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया कि जितना अच्छा हो सके उसकी ओर प्रयास करें। दूसरा क्या कहता है, राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यानी इनकम है उसमें असमानता कहीं आती है, बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए राज्य काम करेगा। और न केवल विशिष्टों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रविष्टियां, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये राज्य के ऊपर छोड़ देगा कि किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, उस पर भरसक प्रयास करे। तो ये अंतर्विष्ट तत्वों को इसके अंतर्गत लागू किया गया। 38 हमने बात कर रहे थे 38 की, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी असामाजिकता ना फैले उसके लिए जो हो सके व्यवस्था का निरूपण करें, योजनाओं को लागू करें। अनुच्छेद नंबर 38 कहता है राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी जिनका राज्य अनुसरण करे, वो क्या है। तो यदि हम अनुसरण तत्व की ओर लेकर के चलें तो इसमें काफी ऐसे तत्व रखे गए। पहला क्या कहता है, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से कहता है, क्या कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी ये ना कहे कि ये पुरुष और स्त्री है तो उसको समान नागरिकता नहीं मिलेगी या कम मिलेगी, उसके लिए कुछ कमी रखी हुई, बल्कि महिलाओं को तो वर्तमान समय में आरक्षण दिया गया, यानी उसको और बढ़ावा देने के लिए, ताकि कहीं आकलन में ये ना कहा जाए कि स्त्रियां पुरुष से कम होती है। ख कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, उसका भौतिक संसाधनों का नियंत्रण भी किया जाए। अगला कहता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रित न हो, यानी हितकारी हो, इस प्रकार से धन धान्य या साधन की बात करें वो बढ़े। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक जैसा यदि कार्य है, दोनों शिक्षक है, एक ही पद पर शिक्षक है, एक पद यानी एक ही कैटेगरी में आते हो, तो फिर दोनों की सैलरी बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार सभी जगह जहां समान कार्य वहीं पर जैसा कार्य ऐसा है उनका वेतन हो। अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, यानी उनकी कैपेसिटी नहीं हो कार्य को करने की, और यदि किया जा रहा है तो गलत हो रहा है उसके साथ में, तो इस प्रकार का ना हो, यानी विवश होकर के कोई भी नागरिकता रोजगार या काम न करना पड़े, इस प्रकार से एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से उसकी रक्षा की जाए। ये कहता है आपका अनुच्छेद नंबर 29। तो काफी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसमें कुछ पॉइंट जोड़े गए, जो अच्छा हो सके वो किया जाए। 29 क भी जोड़ा गया जिसमें सामान्य न्याय और निशुल्क विविध सहायता, यदि कोई सक्षम नहीं है
तो विधिक न्यायिकता के लिए उसकी सहायता की जाए। अगला आता है आपका अनुच्छेद नंबर 40। तो अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए उचित कदम उठाएगा। इस प्रकार से उनको कई प्रकार की शक्तियां प्रदान करेगा और उनको अधिकार प्रदान करेगा, ताकि ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं या सरपंच और मेंबर्स हैं वो एक कुशल ग्राम, उत्कृष्ट ग्राम का निर्माण करने के लिए, उस ग्राम को उत्कृष्ट बनाने के लिए, ग्राम में सुविधाएं जुटाने के लिए अपने स्तर से सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को चलाने और सुदृढ़ बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो उनको कुछ अधिकार दिए गए, प्रदत्त शक्तियां दी गई, जिसके आधार पर वो ग्राम का विकास कर सकें। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें दिया गया कि किस प्रकार से वो आर्थिक सामर्थ्यता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने और जो रोजगार है उनको पाने में लोग किस प्रकार से राज्य से, सरकार से जो है कि उनको पूर्ण करवाने के लिए अधिकार प्राप्त कर सके या सहायता प्राप्त कर सके। 42 अनुच्छेद कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं, मनोचित नहीं, मानोचित, जो मान के आधार पर उचित हो कि भैया ये मान इनको मिलना चाहिए, उचित हो, अनुचित नहीं। अनुचित तरीके से तो कुछ भी कह देगा। दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी कराएगा ताकि राज्य में इस प्रकार की कहीं विसंगति न बने। कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि की व्यवस्था राज्य करे ताकि जो मजदूर लोग हों उनको बाहर के किसी राज्य में ना जाना पड़े। जैसे वो जाना चाहे स्वतंत्र है, लेकिन इस प्रकार से एक सुशक्त और सही राज्य का निर्माण हो। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 क कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो ताकि उनको आसानी से न्याय मिल सके। अगला है 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनुदान शिक्षा का उपबंध हो। 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो। तो ये है हमारे 46 तक के अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य होगा। किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहने वाला भूखा ना रहे, कुपोषित हो, कुपोषित नहीं रहो, तो उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करे। और हर राज्य अपने स्तर पर कुपोषण को दूर करने के लिए और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं को लाता है और उस पर काम करता है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का निर्धारण किया गया कि किस प्रकार कृषि को बढ़ावा मिले और पशुपालन को बढ़ावा मिले, उसके लिए किस प्रकार की योजना और किस प्रकार से उनको उचित तरीके से निर्माण उनका किया जाए। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार की जाए ताकि प्रकृति का संतुलन भी बना रहे और आपका जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत पर्यावरण के कारण कहीं महामारियां उत्पन्न ना हो और संतुलन प्रॉपर रहे। 39 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ताकि हमारी जो पौराणिक धरोहर है वो भी व्यवस्थित तरीके से बने रहे, नहीं तो उनको कोई भी नष्ट कर देगा तो उनकी सुरक्षा कैसे हो, इसका भी राज्य को निर्धारण करना है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद नंबर 50 के अंतर्गत रखा गया, तो इसकी डिटेल हम देखेंगे।
अनुच्छेद नंबर 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे और राष्ट्र की विदेशों से सुरक्षा रहे, अपनी सीमाओं का निर्धारण और आवश्यक किस प्रकार से सुरक्षा पूरे राष्ट्र को मिले, ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इसलिए है क्योंकि इतने अनुच्छेद हैं, उनके भाग हैं और उन सब चीज़ों को याद रखना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारा मानना है कि आप हर अनुच्छेद को जब पढ़ते जाएं, आगे हम बढ़ते जाएं, उस समय एक बार हम पीछे की ओर आकर के देख लें कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रखा गया है। तो भाग एक के अंतर्गत क्या है? तो भाग एक के अंतर्गत है संघ और उसके क्षेत्र, और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? 1 से 11। हमने पिछले क्लासेस में भी इसका रिवाइज किया था कि 1 से 11 के अंतर्गत रखा है। भाग 2 के अंतर्गत है नागरिकता, और नागरिकता के अनुच्छेद है 5 से 1 से 4 है, सॉरी 11 बोल दिया हमने, 1 से 4, और नागरिकता है 5 से 11। तो ये हो जाते हैं भाग 1 और 2। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। 12 से 35 में ये नंबर याद रखना बड़ा आसान है, सॉरी बड़ा कठिन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अधिकार रखा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, एक बार इसका रिवाइज हो जाएगा। तो 12 से 35 में दी जाए तो 12 और 13, 12 आपका परिभाषा के लिए और 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण की विधियां हैं। फिर आता है 14 से 18, समानता का अधिकार है इसके अंतर्गत, ये याद रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। फिर आता है 19 से 22, जिसमें आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 से 24, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आता है समता, स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धर्म, फिर संस्कृति और फिर संवैधानिक, ऐसे भी याद रखते हैं। यदि आपको ये अधिकार एक व्यवस्थित तरीके से आते हैं, आपने पहले समता, यानी हमेशा यदि अधिकार को यदि इस प्रकार से आप याद करेंगे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, संवैधानिक, तो बस फिर आपको आसानी से अनुच्छेद याद हो जाएंगे। फिर आपको इतना सा याद रखना है कि पहले अधिकार के 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23 से 24, फिर 25 से 28, फिर 29 से 31 और फिर 32 से 35। तो आप अनुच्छेद आसानी से याद रख पाएंगे। तो ये पूछा जाता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया, शोषण 23 से 24 हो गया, धर्म स्वतंत्रता 25 से 22 हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया 29 से 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है आपका 32 से 35। ठीक है, तो ये है हमारे मूल अधिकार। तो आज की क्लासेस में इतना ही, हमने इसका एक बार रिवाइज भी किया। और आप जब फ्री टाइम में हो, जब फ्री बैठे हो, तब एक बार माइंड में थोड़ा सा हो सके आंखें बंद करके एक बार रिवाइज करें कि भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो आपको ध्यान आएगा कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद हमने 1 से 4 पढ़ा। भाग 2 के अंतर्गत तो बोले 4 वहाँ खत्म हो गया, तो 5 से 11 पढ़ा। फिर भाग के अंतर्गत अगले अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत और भाग 3 के अंतर्गत क्या रखा गया? तो भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद रखे गए वो रखे गए हमारे 12 से तो 35 तक के। फिर 35 से स्टार्ट हुआ तो 36 से स्टार्ट हुआ तो 51 तक गया नीति निर्देशक तत्व। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये राष्ट्र की संविधान की आत्मा होगी या चेतना इनको कहा गया। चलिए, तो आज की क्लासेस में इतना ही, बाकी अगली क्लासेस में हम आगे के अनुच्छेद देखेंगे।